डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा ताज नगरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं और सहारा गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं। तमाम किसान हमारे साथ इस मंच पर हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का। मैं धर्मेंद्र सिंह, विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी, जनपद आगरा से हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा से। मैं शिवम प्रताप, विशेषज्ञ कृषि प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा। और इतने सारे किसान यहाँ मौजूद हैं, अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। और जिस तरह से किसान प्रश्न मंच लगातार किसानों के बीच पहुंचता है, किसानों के साथ चर्चा करता है, किसानों की जानकारी परखता है, उसी तरह से आज हम आपके साथ इस सहारा गांव में चर्चा करेंगे और जानेंगे, आपकी जानकारी रखेंगे पूरे देश के सामने। तो आज का हमारा सब्जेक्ट और विषय होगा गेहूं की खेती में एफपीओ की क्या भूमिका है। यह हम समझने की कोशिश करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे और सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोग देंगे और किसान कब के हकदार बनाएंगे हमारे विशेषज्ञ आपको। तो इसलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आपके सामने रखते हैं और आपकी जानकारी को परखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल गेहूं से जुड़ा हुआ ही है। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण कब करना चाहिए? यह पहला सवाल है जिसका जवाब आपको देना है और किसान कब का हकदार बनना है। तो पहला सवाल हमने आपको बताया, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण कब करना चाहिए, यह आपको बताना। तो जल्दी से हाथ उठाइए और देखिए हाथ उठने लगे हैं और तमाम हाथ यहां उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो वन बाय वन सभी किसानों से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। जरा खड़े हो जाइए सबसे पहले आप भी। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह, मैं गांव लड़ामदा से हूं और किसान उन्नति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर भी हूं। उसका सही जवाब है सर कि 28 से 32 दिन के बीच में जब आपकी फसल हो जाए तब आपको दवा करनी चाहिए। 28 से 32 दिन के बीच में ये बता रहे हैं कि उसकी दवाई करनी चाहिए। और भी हाथ उठे थे तो इसलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। जरा यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। आइए जरा आपसे भी बात कर लेते हैं। जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, गांव सहारा से हूँ। और पहली पलेवट के बाद में पहला जो पानी लगता है उसके बाद में खरपतवार की दवाई देनी चाहिए। पहला पानी जो लगता है गेहूँ में, उसके बाद में खरपतवार की दवाई देनी चाहिए। बैठिए जरा, आप भी बताना चाह रहे हैं तो जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम राजपाल सिंह सोलंकी, सहारा गांव से हूँ। ये सही है कि पहला पानी लगने के बाद में दवाई का प्रयोग करना चाहिए उसमें। पहला पानी लगने के बाद ही दवाई का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, ये भी हैं हमारे किसान जो बताना चाह रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मैं हरवान सिंह, ग्राम सुतैणी से हूँ। मैं जो है मेरे हिसाब से जो है 40-45 दिन के अंतराल में, जैसे 40-45 दिन की पौध हो जाए हमारी, इसके बीच में ही दवा लगनी चाहिए। इसके बीच में ही दवाई लगनी चाहिए। क्या नाम बताया अपना? हनुमान सिंह। हरवान सिंह। हरवान सिंह, हाँ जी। बैठिए। हरवान सिंह जी, आप भी जरा खड़े हो जाइए, आपने भी हाथ उठाया। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रतन सिंह, ग्राम लड़ामदा से हूँ। जो हम पानी देते हैं, बुवाई करते हैं, उससे 32 से और 40 दिन के बीच में दवा लग जानी चाहिए। इससे हम 40 दिन में, इससे हमारे सब खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। क्या नाम बताया? रतन सिंह। रतन, लड़ामदा के रतन हैं। और देखिए कैसे यहाँ वो इस मंच पर रतन बनते हैं, ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे। और लोगों से भी जानते हैं। जरा आपने भी हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं विनोद सिंह, सहारा से हूँ। 35 दिन के भीतर दवाई लग जानी चाहिए। विनोद जी बैठिए। तो देखिए एक और किसान जो हाथ उठा रहे थे लगातार, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है, मैं गांव सहारा से हूँ। दवाई पहली सिंचाई के खेत आए उठ पे 35 या 32-40 जैसे टाइम आए उस समय लगनी चाहिए। इससे पूरी खरपतवार उपज जाती है। अच्छा, हाँ। क्या नाम बताया आपने? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह ने अपना ज्ञान दे दिया। देखिए हमारे किसान एक और हैं जो देना चाहते हैं अपना ज्ञान, बताइए जरा। नमस्कार जी, मैं साहब सिंह, बरारा गांव से हूँ। और ये सभी लोग बता रहे हैं, कई सही बता रहे हैं। मेरा भी अनुमान यही है कि 25 दिन के अंदर अंदर
और पहले तो निराई गुड़ाई करते थे, नराई करते थे। नराई के माध्यम से खरपतवार दूर किया जाता था। अब वो निराई न कर पाने के बाद अब ये दवाइयाँ हमारे सामने आ गई हैं, तो दवाई से खरपतवार को दूर कर सकते हैं। दवाई से खरपतवार को दूर कर सकते हैं। और भी किसान हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। नाम बताइए सर। मेरा नाम जगवीर सिंह है। बुवाई से 35 और 45 दिन के अंदर ही दवा लग जानी चाहिए। 35 से 45 दिन के अंदर ही दवाई लग जानी चाहिए, ये कह रहे हैं। आप चलते हैं हम हमारे विशेषज्ञों के पास और उनसे जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब और कौन है किसान कप का हकदार, और इसका सही उत्तर क्या है वो भी हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को वो बताएंगे। देखिए, ज्यादातर किसान बंधुओं ने जवाब लगभग सही दिया है, लेकिन जो सबसे सही उत्तर है वो दिया है ज्ञान सिंह जी ने, क्योंकि उनका जो कहना है कि पहला पानी लगने के बाद जब खेत पैर सहने लगे तो उस समय 30 से 32 दिन हमारे हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सही जवाब ज्ञान सिंह जी ने दिया है। तो किसान कप के हकदार भी जो है हमारे ज्ञान सिंह जी हैं। तो जोरदार तालियां ज्ञान सिंह जी के लिए बजाइए। आइए ज्ञान सिंह, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही ज्ञान। तो आ जाइए ज्ञान सिंह जी, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे ज्ञान सिंह, और इनको दिया जाता है किसान कप। इधर आ जाइए, आपको सम्मान दिया जाता है। और उधर देखिए, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और लोग भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ बताएं कि जिस तरह से सवाल पूछा गया था गेहूं में खरपतवार नियंत्रण, तो कब करना चाहिए गेहूं में खरपतवार नियंत्रण, और ये भी वो हमारे दर्शकों और किसानों को बताएं। साथ ही तमाम ऐसी जानकारी भी इससे जुड़ी हुई हमारे किसानों को दीजिए जिससे उनका लाभ हो सके, वो विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। देखिए, गेहूं जनपद आगरा में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की जाती है और एक प्रमुख फसल के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहती है। चूंकि कोई भी फसल जब हम लोग बोते हैं तो उसमें जो हम लोग उर्वरकों का प्रयोग करते हैं वो फसल के अनुरूप करते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर में जितनी भी मात्रा डाली है वो फसल के रूप में डाली जाती है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के खरपतवार आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो खरपतवार है जो हमारी फसल के लिए भोजन के रूप में उर्वरक दिया गया है उसकी में हिस्सेदारी करते हैं। इसका मतलब हमारा जो उत्पादन जितना होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं होता है। इसलिए किसान बंधुओं को इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना होता है, क्योंकि नराई करना बहुत मुश्किल काम है गेहूं में। इसलिए जो खरपतवार नाशी का प्रयोग आप करेंगे उसमें पहला पानी लग जाना चाहिए। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब आपका पहला पानी लग जाएगा तो जितने और खरपतवार के बीज आपकी फसल के अंदर मौजूद हैं, गेहूं में मौजूद हैं, वो भी अंकुरित हो जाते हैं और एक जो जितना भी ज़्यादा मात्रा में खरपतवारों का एक साथ में नियंत्रण करना संभव होता है। और दोनों प्रकार के खरपतवार होने की वजह से हमें दोनों प्रकार के ही खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना होता है। और इसके लिए पहला पानी लग जाए, पहला पानी लगने के बाद में खेत पैर सहने लगे तो हमारी फसल जो होती है वो 32 दिन की होती है। तो 32 से 35 दिन के बीच में, मान लीजिए एक आध दिन उसको समय नहीं मिल पाता है, तो 32 से 35 दिन के बीच में आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दें, ताकि हमारे फसल का जो हिस्सेदारी जो खरपतवार कर रहे हैं वो ना कर सकें। तो देखिए, खरपतवार नाशी का जिक्र लगातार हमारे विशेषज्ञ आपके बीच में कर रहे हैं, तो इसलिए उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल हम ले लेते हैं आपसे और आपसे जानते हैं कि आपकी जानकारी कितनी सटीक है और कितनी सही है। इसलिए सवाल आपके सामने रखते हैं। गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण से जुड़ा हुआ सवाल हमने पूछा, लेकिन गेहूं में खरपतवार नाशी दवा का नाम आपको बताना है। अब तो देखिए, गेहूं में खरपतवार नाशी दवा का नाम अगर आप बताएंगे तो किसान कप के हकदार बन जाएंगे। तो इसलिए गेहूं में खरपतवार नाशी दवा का नाम जरा बताइए और हाथ खड़ा कीजिए। तो बताइए, खरपतवार नाशी दवा का नाम क्या है, ये आपको बताना है और किसान कप पाना है। तो इसलिए देखिए, शुरुआत आगे से ही कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आगे से ही शुरुआत हो रही है। तो खड़े हो जाइए, नाम बताइए जरा। मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं लड़ामदा से हूँ सर। और अभी आपने पूछा है कि खरपतवार का नाम, तो सल्फोरान है। खरपतवार नाशी दवा का नाम, खरपतवार नाशी दवा का नाम चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों को सल्फोरान मार देती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, जो किसान हैं यहाँ। नाम बताइए। मेरा नाम रतन सिंह, ग्राम लड़ामदा से हूँ।
जो भाई साहब ने बताई है सल्फोसल्फूरान, वो दोनों चीज़ों को मार देती है। 75% में आती है वो। कॉपी कर लिएगा भाई साहब को? नहीं सर, वो तो है, आपने अभी करवाई है सर, मैंने कहता हूँ अभी करवाई है। ठीक है, तो देखिए और लोग भी हैं यहाँ जो बताना चाहते हैं इस सवाल का जवाब, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। इधर से हाथ उठा था तो खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम जगवीर सिंह है, नानपुर से हूँ। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार नाशी दवा है वो 2,4-D है, और जो जंगली जई वगैरह है वो आइसोप्रोटन है। उससे दोनों तरफ के जो है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, बैठिए। तो देखिए और भी किसान हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी जानते हैं, उनकी भी जानकारी समझते हैं। मेरा नाम लोकेश सिंह है, मैं सारा गांव का हूँ। जैसे कि गेहूं में खरपतवार नाश के लिए एक तो प्रोपिनोगॉल और मेट्रीब्यूजन और इसमें क्लोडिनाफॉप भी होती है, तो ये दोनों पत्तियों के लिए, चाहे चौड़ी हो या सकरी पत्ती हो, सभी को नाश कर देती है। ये इससे फायदा होता है, या जड़ से लेकर जाती है और पूरा ख़त्म करती है। लेकिन जैसे क्लोडिनाफॉप और 2,4-D भी ले सकते हैं दोनों खरपतवार के लिए, जिससे आपका जल्द से जल्द ऊपर से ख़त्म होता है, ना कि जड़ से। 2,4-D थोड़ा जड़ से ख़त्म नहीं करती है, तो आप 2,4-D भी ले सकते हैं। और 2,4-D किस लिए ले सकते? ये चौड़ी पत्ती के लिए, एथिल में इसका एथिल में होता है 2,4-D का, और प्रोपिनागॉल सकरी पत्ती के लिए केवल, और उसमें क्लोडिनाफॉप होती है और प्रोपिनागॉल होता है, और जो सकरी पत्ती के लिए होता है केवल। उसमें अगर मेट्रीब्यूजन साथ हो तो दोनों काम कर जाता है एक ही दवा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती के लिए केवल आप मेट्रीब्यूजन या 2,4-D अच्छी है, लेकिन वो अगली फसल के लिए 2,4-D सही नहीं होती है। ठीक है लवकेश, बैठिए। तो देखिए ये लवकेश हैं, युवा किसान हैं, जो बता रहे थे कि कौन सी दवा ले सकते हैं। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। मन में है आपके पड़ोस में जो ये किसान हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आइए जरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम बाबूलाल है, लगला गुजरा है, और चौड़ी पत्ती में 2,4-D काम करती है, बढ़िया करती है। मैंने लगाई है खुदे पड़े में 5-6 बीघे में, बीघा करी है मैंने, बिल्कुल खत्म कर देती है। क्या लगाई आपने? 2,4-D। 2,4-D तो बिल्कुल खत्म कर बिल्कुल खत्म कर दिया, मैंने खुद दिया है अपने खेतों में। अच्छा, चौड़ी पत्ती वाला खत्म कर देती है। ठीक है बाबूलाल जी, बैठिए। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, समझाना चाहता है, या इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, और अगर नहीं देना चाहता तो अब देंगे हमारे विशेषज्ञ इसका सही जवाब आपको, ताकि ये जानकारी आपके काम आ सके, और साथ ही ये भी तय करेंगे कि कौन है किसान कब का हकदार। देखिए जो प्रधान जी जो हैं उन्होंने भी सही बताया, लेकिन एक दवा का नाम उन्होंने बोला है, जबकि लवकेश जी ने जो ज़्यादा बेटर उसको एलाबोरेट किया है, बताया है कि इस तरीके से कौन कौन सी चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवारों में दवाएं, तो जो विजेता है किसान कप के वो लवकेश जी रहेंगे इसमें। आइए लवकेश, जोरदार तालियां इस युवा किसान के लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और पूरी जानकारी देने की कोशिश इन्होंने की थी, इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है और भी मौका दिया जाएगा उन लोगों को। लेकिन इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए जरा, उधर देखिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। लेकिन हम विशेषज्ञों से कहेंगे कि वो और भी जानकारी हमारे दर्शकों से इससे जुड़ी हुई दे, खरपतवार नाशी दवा के बारे में बताए, उससे जुड़ी हुई और जानकारी भी हमारे लोगों को पहुंचे, ताकि उनका और भी अच्छा काम हो सके, अच्छी खेती वो कर सके। जो दोनों प्रकार के खरपतवार की बात अगर हो रही है, तो इसमें अभी जैसे बताया कि 2,4-D काम करती है चौड़ी पत्ती के लिए, वो सही है, लेकिन इस समय कई ऐसी नए केमिकल्स मौजूद हैं जिनका नाम उन्होंने लिया है। एक तो क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल 15% WP आती है दवा, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें ये सबसे बढ़िया बात है कि वो पाउच में होती है, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, तो एक 15 से 20 लीटर की टंकी में आप एक पाउच का इस्तेमाल कर पाएंगे और बढ़िया रिजल्ट उसके आते हैं। जो कि हमारा फेलरिस माइनर या जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, सकरी पत्ती का खरपतवार है, उसका नियंत्रण करती है। साथ ही साथ अगर चौड़ी पत्ती का भी मान लीजिए आपके खेत में बथुआ है, खरतुआ है, तो आपको उसके लिए मेट सल्फ्यूरॉन थाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा बहुत अच्छी है, या 2,4-D का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सल्फा सल्फ्यूरॉन की बात चली है 13.5% WP की, वो दवा दोनों प्रकार के खरपतवारों का जो है नियंत्रण करती है। लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि अगर आप उस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो भविष्य में अगर आप
जैसे ज्वार बाजरा की खेती अगर करने जा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा उसका असर आपकी फसल में देखने को मिलता है। इसलिए बेटर यही है कि आप लोग क्लोडिनोफॉस प्रोपार्जिल और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का प्रयोग करें। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं वो नष्ट नहीं हो रहे हैं या उनमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई है, तो आप उसके लिए कार्फेंटाजोन इथाइल नाम की एक दवा है, 40% डीएफ में आती है, डिफ्यूजिंग एलिमेंट है, जिसका बहुत अच्छे परिणाम है। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो चौड़ी पत्ती का एक भी खरपतवार आपके खेत में नहीं रहेगा। धन्यवाद सर। और लोग भी बन सकते हैं, और लोगों को भी मौका देने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन अगर हम सवाल पूछेंगे तो जवाब देना होगा, तभी आप किसान कप के हकदार बन पाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लगातार जो सेशन यहां चल रहा है, जो प्रश्न उत्तर यहां चल रहे हैं, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न आपके सामने रखते हैं और जानते हैं कि किसको है सही और सटीक जानकारी और हमारे किसान क्या वाकई जानकारी रखते हैं, ये समझने के लिए और सवाल हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन अब सवाल होंगे एफपीओ से जुड़े हुए। एफपीओ से जुड़ा हुआ ये सेशन है और इसमें हम एफपीओ की भूमिका पर आपसे बात करेंगे और समझेंगे कि कितनी जानकारी आपको है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि किसान उत्पादन संगठन क्या है, एफपीओ क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि किसान उत्पादन संगठन क्या है, एफपीओ क्या है, ये आपसे समझेंगे। और ये समझाने के लिए लगातार हमारे जो यहाँ के महावीर प्रधान हैं वो हाथ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे ही समझते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम महावीर सिंह है और जो एफपीओ है वो किसानों का एक संगठन है जिसमें 300 से 1500 किसान जुड़ सकते हैं, जिसमें 10 डायरेक्टर होते हैं और अपने क्षेत्र का क्या है वो दूर दराज तक भी आप रख सकते हैं उसमें, और सभी लोग मिलकर उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से एफपीओ आगे बढ़ता है। आपने ठान लिया है कि किसान कब लेके ही जाना है।
सारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं है सर, क्योंकि जो कोई और अच्छा जवाब देगा उसको मिलेगा, ये नहीं है मेरा। तो कोशिश जारी है। हाँ, कोशिश रहेगी, जो भी जानकारी है वो तो बताना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, और भी किसान है जो हाथ उठा रहे हैं और एफपीओ के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो उनसे जान लेते हैं। आइए जरा एफपीओ के बारे में बताने वाले किसान हाथ उठाएं और खड़े हो जाएं। इधर आइए, नाम बताइए पहले। मेरा नाम जगबीर सिंह है, नानपुर से हूँ। ये किसान जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये कंपनी इसलिए आई है कि हमको समय समय पर किसान को जानकारी देनी है, और जो हमसे जो कंपनी लाभ दे रही है किसानों को, उसको लाभ दे रही है। बहुत प्रकार के जो यंत्र दे रही है, उस पर बहुत सारी छूट दे रही है। तो इस प्रकार से ये कंपनी का मकसद है कि हमको किसान की उन्नति किस प्रकार से करनी है। चलिए ठीक है, ओके, बैठिए। तो देखिए, और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, तो देखिए ये बताना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। एफपीओ एक किसान संगठन है। इसमें 10 डायरेक्टर होते हैं, 10 प्रोमोटर होते हैं, और 300 किसान जुड़ सकते हैं इसमें। 300-400 जितने भी हो जाएं। ये एफपीओ जी। बैठिए, क्या नाम बताया आपने? जयपाल सिंह। जयपाल, बैठिए। तो जल्दबाजी में आपने नाम ही नहीं बताया। और भी कोई बताना चाहता है एफपीओ क्या है, आप बताना चाहते हैं? यहाँ से किसान हमारे, देखिए शर्मीले किसान भी हैं, हमारे भोले भाले किसान भी हैं। देखिए ये एक समृद्ध किसान नजर आ रहे हैं। खड़े तो होइए जरा, पूरा सूट बूट व्हाइट पहन के आए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक कुमार फौजदार है मेरा, और डॉक्टर भी है, किसान भी है। जी जी, और मैं डेठवार नगरिया, फतेहपुर सीकरी ब्लॉक का रहने वाला। किस चीज के डॉक्टर हैं? ह्यूमन डॉक्टर हूँ मैं। ह्यूमन डॉक्टर हैं। अच्छा, तो प्रैक्टिस भी करते हैं और किसानी भी करते हैं। खेती किसानी कैसे क्या करते हैं? खेती ये गेहूँ, सरसों, आलू, सारी चीज करते हैं। एफपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े तो हैं। तो कितनी बदली है आपकी जिंदगी एफपीओ से जुड़कर, और एफपीओ क्या है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी जुड़े हैं, कुछ दिन हुए हैं, तो जो भी नई नई जानकारियाँ हैं वो एफपीओ से मिल रही हैं कि क्या खाद कब देना चाहिए। अभी आए हैं? जी जी। कब तक रहेंगे? रहेंगे ही जब तक चलेगा। ठीक है, एफपीओ के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है, एफपीओ किसानों के लिए ये जानकारियाँ मतलब दे रहे हैं, तो अच्छी बात है ये तो। डॉक्टर अशोक जी। देखिए, अशोक द ग्रेट हमारे किसान हैं और बता रहे हैं कि क्या वो एफपीओ से जुड़कर कर पा रहे हैं। और भी कोई किसान बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। आप उनको बता रहे हैं, आप तो खड़े हो जाइए जरा। आपका नाम तो बताइए जरा, नाम तो बताइए, खड़े तो होइए। मेरा नाम विनोद सिंह है, गांव सहारा से। हाँ विनोद जी बताइए। ये एक संगठन, अच्छा संगठन है, किसानों को जागृत करता है, किसानों को जागरूक करता है। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से, आप जरा बलवान किसान लग रहे हैं हमारे, जरा खड़े तो होइए। मेरा नाम सौदान सिंह सोलंकी है, मैं गांव नगला गुजरा से, सौदान सिंह सोलंकी है, गांव नगला गुजरा से हूँ, और मडाकुर आगरा। और मतलब ये है कि संगठन अच्छा है और लोगों को काफ़ी मदद करता है। अगर जुड़ेंगे तो फायदा लेंगे, नहीं तो कोई जुड़ेंगे तो फायदा लेंगे, नहीं तो बताइए। सब चीजों से ही होता है, जुड़ने से फायदे नुकसान तो होते हैं। देखिए, और भी कोई किसान जो बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नाम? मैं पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम सहारा से हूँ। ये एफपीओ जो है, जो एक किसान संगठन है, और इस संगठन में किसानों को जुड़ने की कोई लिमिट नहीं है। कितने भी किसान साथी हमारे इसमें जुड़ सकते हैं, और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बना संगठन एकत्रित बनाया हुआ है। और इसमें जो गवर्नमेंट का जो भी लाभ होता है, संगठन के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से सीधा किसानों तक पहुंचता है। जैसे कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, कृषि यंत्र खरीद रहे हैं, तो हम एफपीओ के जरिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत जल्दी अपना यंत्र छूट के समय पर मिल जाएगा, छूट के साथ। ठीक है, क्या नाम बताया? पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी। पुष्पेंद्र, बैठिए। तो देखिए, अब हम चलते हैं आगे, और एक और किसान जो काफी देर से हाथ उठा रहे हैं उनसे भी जानते हैं, और उसके बाद हम विशेषज्ञों के पास जाएंगे। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का उद्देश्य है कि सरकार ने ये कंपनी जो बनवाई है, ये केवल किसानों की कंपनी है। इसमें केवल खतौनी धारक किसान ही इसमें जुड़ेगा, और एक ऑफिस बनाई जाती है इसके लिए, जिसमें एक सीईओ होता है, एक अकाउंटेंट होता है। 3 साल तक सरकार उस ऑफिस को चलाने के लिए मदद भी करती है। इसलिए मदद करती है, सरकार का मानना है कि किसान की इस एफपीओ के माध्यम से आय में वृद्धि हो, और किसान
स्वरोजगार प्राप्त करें। जिस तरह से व्यापारी लोग किसान के उत्पादन को लेकर के वो प्रोसेसिंग करके व्यापार करते हैं और किसान से 2000 रुपये कुंटल गेहूँ खरीद लिया और उसे ही वो 40 रुपये प्रोसेसिंग करके 40 रुपये किलो के रूप में आटे के रूप में उसे प्रोसेसिंग करके दे रहे हैं। तो सरकार का मानना है कि किसान भी प्रोसेसिंग करे इस एफपीओ के माध्यम से। सरकार एफपीओ के माध्यम से किसान को राहत देती है। अगर एफपीओ के द्वारा अगर कोई किसान अगर प्रोसेसिंग करता है, जैसे मैं मान लूं कि कोई आटा चक्की लगाता है, तो उस आटा चक्की के लिए सरकार देती है उसमें 35% तक, उस उपकरण खरीदने के लिए, चक्की खरीदने के लिए सरकार 35% तक किसान को मशीनरी में राहत देती है, अनुदान देती है, और बाकी किसान लगाए और स्वरोजगार उत्पन्न करे। ये उनकी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। यही उद्देश्य है किसान उत्पादक संगठन का, इसीलिए संगठन बनाए गए। क्या नाम बताया? मोहन सिंह चाहर। मोहन सिंह चाहर। तो देखिए, मोहन सिंह चाहर ने भी जवाब दिया है और देखिए तालियां भी बज रही हैं उनके लिए। लेकिन अब हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया, कौन किसान कब का हकदार है। साथ ही हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और जानते हैं उनसे। जवाब की श्रृंखला में 2 किसान भाइयों ने सही जवाब दिया, जिसमें महावीर जी और मोहन सिंह चाहर जी हैं। मगर एक बार फिर महावीर सिंह जी को हार मिलती है और मोहन सिंह चाहर जी जीतते हैं और किसान कब के हकदार होते हैं। मोहन सिंह चाहर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, सही जवाब दिया है इन्होंने और इसीलिए हमारे विशेषज्ञों ने इनको तय किया है कि किसान कब दिया जाए। जोरदार तालियां बजती रहिए। तालियां तो बनती हैं। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कब के हकदार आप बन गए। लेकिन हम विशेषज्ञों से कहेंगे बेहतर जानकारी हमारे किसानों को दीजिए। एफपीओ से जुड़ी हुई जो सवाल हमने पूछा था उसका सटीक उत्तर क्या है, और जिन लोगों को नहीं पता, जिन दर्शकों को नहीं पता, उन्हें भी बताइए जरा। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं, आज किसान भाइयों की जोत जो होती जा रही है वो कम होती जा रही है, और उसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि आज विकास बहुत हो रहा है, इमारतीकरण हो रहे हैं और वंशावृद्धि बढ़ रही है। जैसे कि आपके पुत्र के 2 पुत्र हुए, उसमें आपकी ज़मीन का बंटवारा हुआ और किसान भाइयों पर ज़मीन कम होती गई। उनके इमारतीकरण भी होता गया, उन्होंने घर भी बनाते रहे तो ज़मीनें कम हुई। ज़मीन कम होने के कारण से आज किसान भाई खेती करने के लिए कम जगह रही, और कम जगह रही तो उपज भी कम हो रही है। अब जब उपज कम होगी तो मार्केट में वो अपनी प्रोड्यूस को कहाँ बेचने जाएगा, उसका फायदा कौन लोग ले जाते हैं? दलाल लोग ले जाते हैं, बिचौलिया लोग ले जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना स्टार्ट की जिसका नाम था किसान उत्पादक संगठन, जिसको आप एफपीओ के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 29 फरवरी 2020 से चित्रकूट में की थी, जो 10,000 एफपीओ बनाने का सपना देखा गया। आज जून 2024 तक 8850 एफपीओ बना दिए गए हैं। आगे भी एफपीओ बनाए जा रहे हैं। अब एफपीओ का मेन उद्देश्य क्या था? जितने भी छोटे किसान हैं उन सभी का समूह बनाना। समूह कैसे बनाया जाए, कैसे कंपनी एक्ट में आप इसको रजिस्टर करेंगे किसान उत्पादक संगठन को, यह भी उसके लिए एक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सीए के पास जाके बना सकते हैं, आप नाबार्ड में जाके बना सकते हैं, आप किसी वकील के द्वारा बना सकते हैं, और कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी ये एफपीओ बना रही हैं। एफपीओ बनाने के लिए आपके पास जमीन होना अति आवश्यक है। भारत के किसी भी क्षेत्र का किसान एफपीओ में सम्मिलित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आगरा क्षेत्र का एफपीओ बन रहा है तो कहीं दूसरे जिले से किसान नहीं जुड़ सकता। किसान जुड़ सकता है एफपीओ में। आपको उसके लिए उस पर जमीन होना अति आवश्यक है, खसरा खतौनी होनी चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए और बिजली का बिल होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर उसमें अंतर है तो आप एफपीओ बनाने में दिक्कत महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ जब आप एफपीओ बनाएंगे तो उसमें आपको सदस्य बनाने पड़ेंगे। सदस्य का क्राइटेरिया क्या है? सदस्य आप 300 से लेकर 1500 बना सकते हैं। अत्यधिक 1500 और कम से कम 300 सदस्य आपके एफपीओ में होने चाहिए। जैसे कि फार्मन ने बताया, मोहन सिंह चाहर जी ने बताया, उसमें एक सीईओ होता है जो आपके लेखा जोखा का ख्याल रखता है। आपका कितना बजट आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपका उत्पादन कितना हो रहा है, ये सब वो देख रहा है। इसी के साथ साथ एफपीओ जब आप बनाएं तो आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि एफपीओ को किसी एक सब्जेक्ट पे बनाएं। जैसे आप तिलहनी फसल पे बनाना चाहते हैं तो तिलहनी फसल पे बनाएं,
पशुपालन में बनाना चाहते हैं तो पशुपालन पे बनाएं। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य ये था, प्रधानमंत्री जी ने भी यही सोच के एफपीओ की गणना की कि किसान भाइयों को उद्यमिता विकास का एक मौलिक दर्शन हम अपने भारत देश में दिखाएं और वर्ल्ड क्षेत्र में हम उद्यमिता के नाम से पहचाने जाएं। किसान भाई जब तक उद्यम की तरफ नहीं जाएगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, इसलिए एफपीओ की स्थापना की गई। अब एफपीओ में आप जिस भी सब्जेक्ट पे बनाएं, मान के चलिए आपने तिलहनी फसल पर एफपीओ बनाया। अब जब आप तिलहनी फसल पे एफपीओ बनाएंगे तो आप अगर एफपीओ को एफपीओ की तरह से रन करेंगे तो उसमें फायदा नहीं है। आप एफपीओ को उद्यमिता की तरफ ले जाएंगे। तिलहनी फसल को, सरसों आपने की हुई है, सरसों को आप कन्वर्ट कीजिए तेल में, खर में, आप राई में, तो आपका विकास होगा, आप मार्केट की ओर जाएंगे। जब तक आप फसल का मूल संवर्धन नहीं करेंगे तब तक आप एफपीओ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद आप एक चीज और कर सकते हैं, साथ में साथ मार्केट में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप ये सब लाइसेंस लीजिए, अपने उत्पादन को एक प्रोडक्ट के रूप में लाइए और उसको एक बाजार में अपनी नई पहचान दीजिए। तो नई पहचान आप दे सकते हैं बाजार में अपने प्रोडक्ट को, और कैसे दे सकते हैं ये विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे थे। इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं और भी आपकी जानकारी परखते हैं और मौका आपको देते हैं किसान कप पाने का। तो इसलिए सुनिए, किसान उत्पादन संगठन में कितने सदस्यीय निदेशक मंडल में होते हैं? तो ये सवाल है, किसान उत्पादन संगठन में कितने सदस्यीय निदेशक मंडल में होते हैं, ये आपको बताना है। तो निदेशक मंडल में कितने सदस्यीय किसान उत्पादन संगठन में होते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कितने सदस्य निदेशक मंडल में होते हैं। और हाथ वहीं से शुरुआत हो गई है उठने की, लेकिन हम पीछे से कोशिश करते हैं इस बार, क्योंकि और लोगों को भी मौका देते हैं, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम चलते हैं पीछे, और पीछे जो सबसे अंतिम पंक्ति से हाथ उठाए उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है उनके पास जानकारी और क्या है उनके पास उत्तर। जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी है। इसमें 13 सदस्य होते हैं। कमेटी में 13 सदस्यों की संख्या होती है। 6 सदस्य होते हैं, 6 करके 2 सदस्यों का ग्रुप होता है। उनमें से ही सदस्यों के माध्यम से ही खाता खोला जाता है, तब एफपीओ का संचालन होता है। ठीक है, पुष्पेंद्र बैठिए। तो देखिए, और भी हाथ यहाँ से उठ रहे थे, और भी लोग बताना चाहते हैं, तो उनसे जानते हैं। मुझे लगता है आप बताना चाहते हैं, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए पहले, उधर देखिए। मेरा नाम जगवीर सिंह है। इसका एक मतलब अध्यक्ष होता है और इसके लिए कोषाध्यक्ष होता है, और बाकी के सदस्य होते हैं, वो सब मिलकर के इसको चलाते हैं। हमने सदस्यों की संख्या पूछी थी। चलिए बैठिए जगवीर जी, और लोगों को मौका देता है। ये जरा आप खड़े हो जाइए। आप तो खड़े होइए। नाम क्या है आपका? राजवीर। राजवीर जी बताइए सर। हाँ। ठीक है, जो मिलता है सब ठीक है, सबको मिलता है। हाँ, सबको मिलता है। हाँ। सदस्य भी बताएंगे कितने? सर मुझे नहीं मालूम सर कितने हैं। अच्छा। हाँ। निदेशक मंडल में सदस्य नहीं पता आपको? ना, मुझे नहीं पता। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। क्या खेती करते हैं? गेहूँ करते हैं। अच्छा। हाँ। ऐसा मतलब गेहूँ में कोई तकनीकी खेती में कोई बदलाव आया आपकी जिंदगी में? हाँ आया। कैसे? जैसे बोते हैं हम, मशीन से बोते हैं, वो सब रू फेंक देते हैं। जैसे पानी लगाया, उसमें पानी लगा के पैर सह गया, उसमें फिर देखते हैं खरपात उपजा कि नहीं उपजा, और पाम से लग जाए उपजा आया, उसमें दवाई दे दो। दवाई देने के बाद पानी दे दो, फिर पीछे घास में दो। चलिए बैठिए। तो देखिए, और भी कोई किसान जल्दी से बताना चाहते हैं तो हाथ उठा सकता है, और हाथ पीछे से उठ रहा है, इसलिए उनसे जानते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए पहले। जयपाल सिंह। 10 होते हैं मंडल में। मंडल निदेशक में 10? 5 से 10 होते हैं। 5 से 10 होते हैं। 10 होते हैं और 5 से 10 होते हैं। थोड़ी देर में 15 से 20 तो नहीं होते? नहीं। चलिए बैठिए। तो देखिए, और भी कोई किसान बताना चाहता है, और एक हाथ जो सबसे पहले उठा था, जो लगातार उठ रहा है, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि इस बार क्या जानकारी वो दे पाएंगे और क्या किसान कप के हकदार वो बन पाएंगे। मेरा नाम महावीर सिंह है, और मंडल निदेशक में 10 होते हैं, जिसमें 5 एक्टिव होते हैं और 5 नॉन एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कि कोशिश इन्होंने की है, लेकिन इनकी कोशिश कितनी सटीक और सही है ये तो हमारे विशेषज्ञ ही बताएंगे, क्योंकि इस मंच पर लगातार विशेषज्ञ ही तय करेंगे कि कौन है किसान कप का हकदार। साथ ही बेहतर जानकारी भी वो हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को देंगे। इस उम्मीद के साथ चलते हैं
हमारे विशेषज्ञों के पास। जैसा कि हमारे एंकर भाई ने बोला, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसी बात पर महावीर प्रधान जी इस बार किसान कप के विजेता हैं। देखिए, बहुत जल्दी करी उन्होंने घोषणा करने में, क्योंकि बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे और कोशिश कामयाब हुई है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। बहुत उत्साहित भी हैं ये किसान कप पाके, टॉप लगा के, कैप लगा के। देखिए, बहुत सुंदर किसान है। बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया, इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। बैठिए आप। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। ये चाह रहे थे कि तालियां और बजे। तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। वो बताएंगे बेहतर जानकारी कि कितने मंडल में सदस्य होने चाहिए, कितनी जानकारी वो हमारे दर्शकों को देते हैं जो उनके काम आई। देखते हैं। किसान उत्पादक संगठन में 10 सदस्य होते हैं, जैसा कि महावीर जी ने बताया। 5 प्रमोटिंग डायरेक्टर और 5 मेन डायरेक्टर होते हैं। मेन डायरेक्टरों में एक चेयरमैन होता है। प्रमुख बात यह है कि इन सदस्यों का काम भी एफपीओ में मुख्य होता है। जितनी भी आपकी योजनाएं आ रही हैं या जितना भी आपका कार्य हो रहा है एफपीओ से रिलेटेड, वो सभी यही मेन डायरेक्टर देखते हैं। या जो भी आप रणनीति बना रहे हैं, आप एफपीओ के अंदर कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो उसका भी निर्माण एफपीओ की समिति गठित करती है। जो हम किसान भाइयों के सदस्य बनते हैं 300 से लेकर 1500, उनमें से ही चयनित सदस्यों को जोड़ा जाता है, उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है और यही प्रमुख डायरेक्टर इन सब चीज़ों को देखते हैं। साथ ही साथ जितना भी लेखा जोखा होता है उसको किस तरह से स्पेंड करना है, ये भी सदस्य कमेटी ही आपका निर्णय लेती है। चाहे आप एफपीओ में किसी आड़त की दुकान लें, चाहे आप किसी पेस्टिसाइड की दुकान लें, इन सब का जितना भी लेखा जोखा, जितना भी आप कार्य देखेंगे, जितना भी निर्णायक निर्णय होते हैं, वो सभी यही डायरेक्टर लेते हैं। जो प्रमुख 5 डायरेक्टर होते हैं उनकी भूमिका ज़्यादा होती है और प्रमोटिंग डायरेक्टरों की भूमिका थोड़ी कम होती है। तो देखिए, लगातार एफपीओ से जुड़ी हुई जानकारी हमारे जो किसान हैं उनको लगातार दी जा रही है हमारे विशेषज्ञों द्वारा। ये जानकारी आगे भी जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझा हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान पृष्ठ मंच में आप सभी का स्वागत है। और लगातार जो इस मंच पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं हमारे किसान भाई और किसान कब के हकदार बन रहे हैं, और लोग भी बन सकते हैं। कुछ और ही प्रश्न हम उनके सामने रखेंगे और ये अंतिम सेशन है हमारा इस मंच पर, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सब लोग सवाल का जवाब दें और किसान कब के हकदार बने। तो गेहूं से जुड़ा हुआ एक और सवाल हम आपसे ले लेते हैं। गेहूं से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि गेहूं में
कितना पानी आप लगाते हैं, तो कितने पानी आप लगाते हैं गेहूं में ये आपको बताना है। तो गेहूं में कितने पानी आप लगाते हैं ये आपको बताना है। और देखिए हाथ बहुत सारे उठने लगे हैं, इसलिए शुरुआत आगे से कर लेते हैं और मौका उन लोगों को देते हैं जिनको अब तक किसान कप नहीं मिला है, इसलिए शुरुआत यहां से और इनसे जानते हैं। मैं सुनील सारस्वत, गांव सहारा से। गेहूं में 3 से लेकर के 4 पानी तक लगते हैं। 3 से लेकर 4 पानी तक आपके क्षेत्र में लगते हैं? हाँ जी। ठीक है सुनील सारस्वत जी। जब मजबूरी होती है, जैसे पेड़ सूखने लगते हैं तो मजबूरी में 5 पानी लगाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर 3 से 4 पानी लगते हैं। 3 से 4 पानी लगते हैं, ठीक है बैठिए। तो देखिए सुनील सारस्वत जी बता रहे हैं कि 3 से 4 पानी लगते हैं। और लोगों ने भी हाथ उठाया, और लोगों से भी जानते हैं, इधर से और लोगों ने हाथ उठाया था, इधर से भी हाथ उठा रहे थे, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाइए। आइए जरा, आप आइए, आप भी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम जगवीर सिंह है, नानपुर से हूँ और गेहूं में 3 से लेकर 5 पानी लगते हैं। 3 से लेकर 5, तो चलिए बैठिए। आइए जरा जल्दी से आप भी आइए, जरा इधर आइए। मेरा नाम मोहन सिंह है। गेहूं में 3 ही पानी लगते हैं, बढ़िया तो 3 लगाते हैं। ठीक है मोहन जी बैठिए। तो 3 पानी लगाते हैं मोहन जी, जो किसान हैं हमारे। और देखिए एक और किसान जो लगातार हाथ उठा रहे हैं, पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। पानी तो जो है, नाम तो बताइए। अरबान सिंह, किसान का पानी की अरबान सिंह, ग्राम सुतड़ी से जी। ऐसा है कि 3 से 5 पानी तक लगते हैं। और पानी जो है वैरायटी पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है कि जैसे लगता है वैरायटी पे डिपेंड करता है। हाँ, आप कह रहे हैं हाँ, वैरायटी जैसी वैरायटी होती है वैसा ही पानी लगता है उसमें, वैरायटी के हिसाब से पानी लगता है। और भी किसान हैं जो बताना चाह रहे हैं। मैं शाहब सिंह आर्य बरारा से हूँ। ये गेहूं में कम से कम 3-4 तो होते ही हैं, लेकिन ये उस पर भी डिपेंड करता है वाटर लेवल पर। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ तराई ज़्यादा होती है तो वहाँ 2 पानी में भी गेहूँ पक जाते हैं। हमारे यहाँ, हाँ, हमारे यहाँ 3-4 से पानी कम लगते हैं, 4 पानी लगता है आपके यहाँ। देखिए जितने लोग बता रहे हैं उतना ही हमारे विशेषज्ञों के लिए टिपिकल होता जा रहा है। यहाँ उनके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होगा। जी नाम बताइए जरा। मेरा नाम केशवदेव शर्मा है, गांव टीकरी है, फतेहपुर सीकरी ब्लॉक से हूँ। और ऐसा है कि जैसे कि जो है मौसम के और वैरायटी और पानी की वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जो है जैसे हमारे पूर्वज किसान थे, जो है उनकी कहावत ही 20 जोत 6 पानी और बोरो चुकावेगी मैं जानी। हाँ, 20 जोत 6 पानी बोरो चुकावेगी मैं जानी। तो क्या जवाब है इसका? यही जवाब है क्या? हाँ, इसका यह है कि जैसे जहाँ वाटर लेवल नीची होती है, गेहूं की वैरायटियाँ ऐसी नहीं रही चल रही हैं जो है, तो कुछ वैरायटियों में 6 पानी भी लगते हैं जहाँ वाटर लेवल नीची होती है जो, और जहाँ वाटर लेवल ऊंची होती है। हमारे क्षेत्र में जो 5 से 4-5 पानी लगते हैं। 5 से 4-5 5 से 4-5 या 4 से 5 ठीक है बैठिए। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है तो जल्दी से, हम उन लोगों को मौका जल्दी देना चाहते हैं जो लोग अब तक किसान कप नहीं पा पाए। आइए जरा नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल सिंह सोलंकी है, हारा से हूँ। 4 से 5 पानी तो लगते ही लगते हैं, 4 से 5 पानी, लेकिन मौसम के हिसाब से कम बरसी पानी आ जाते, जैसे बरसात आ जाए, लेकिन 4 से 5 पानी तक गेहूँ की पक जाते हैं। 4 से 5 पानी। तो देखिए 4 से 5, 3 से 5, 3 से 4। अब देखते हैं कौन दे पाया है सही जवाब। मेरा नाम बाबूलाल है, नगला गुजरा है। बाबूलाल जी बताइए। हमारे यहाँ जैसे वर्षा हो जाए तो 3 पानी में पक जाता है, और वर्षा नहीं हो तो 4 पानी लगते हैं। वर्षा पे भी डिपेंड है हमारे किसान, ये बता रहे हैं। और भी कोई बताना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं, जल्दी से आ जाइए। सर हमारे यहाँ पे नाम बताइए। नाम कप्तान सिंह सोलंकी, गांव सहारा से हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे फसल के वैरायटी के ऊपर है, कोई फसल 100 दिन में पकती है तो उसमें 4 पानी है, और जो 120 दिन में जो पकती है उसमें 5 पानी कंपलसरी है। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं। इसका मतलब हमारे विशेषज्ञों के लिए इस बार अग्नि परीक्षा होने वाली है, और ये अग्नि परीक्षा ये तय करेगी कि कौन है किसान का आपका हकदार। नाम बताइए जरा। मैं जयपाल सिंह, हमारे यहाँ 4 पानी लगते हैं 20 से 25 दिन के अंतराल पर, और फिर वाटर लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है बैठिए, आप भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी से आप भी। मैं पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम सहारा से। हमारे क्षेत्र में मिनिमम 4 पानी लगते हैं, और मौसम अगर नमी कम हो, मौसम में बारिश वगैरह नहीं हो तो 5 पानी होते हैं, लेकिन मिनिमम 4 पानी लगते हैं हमारे। 4 पानी लगते हैं। अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। एक और बच्चा युवा किसान है, जल्दी से बताना चाहता है, जल्दी से बताइए। नाम बताइए पहले। मेरा नाम रविंद्र सोलंकी है। हमारे यहाँ मिनिमम 4 पानी लगते हैं और मैक्सिमम 6 पानी लग सकते हैं। ठीक है
बैठिए सोलंकी, देखिए तमाम युवा और बुजुर्ग किसानों ने दिया है जवाब, लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं कि किसका जवाब सही और सटीक है और सही जानकारी भी हमारे दर्शकों और किसानों को वो देंगे। देखिए, जो पानी की अवस्था होती है गेहूं में, वो लगभग 5 स्टेजेस से जो है हमारा गेहूं गुजरता है और उनमें लगभग 5 पानी हमें ज़रूरत पड़ती है। बाकी मौसम की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है और प्रजाति पे भी निर्भर करता है। अगर आप प्रजाति की बात करें, राजस्थान की प्रजाति है तो हो सकता है उसको 6 पानी भी लगे। सबसे ज़्यादा अच्छा जो जवाब दिया है वो केशव देव शर्मा जी ने दिया है और किसान कप के हकदार भी वही रहेंगे। आइए केशव देव शर्मा जी, जोरदार तालियां के लिए बजाइए। सही जवाब इन्होंने दिया और सूट बूट वाले किसान हमारे बीच में हैं और सुंदर किसान हैं। आइए जरा जोरदार तालियां के लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और हम एक और सवाल आपके सामने रखते हैं, गेहूं से जुड़ा हुआ एक और सवाल। गेहूं का भूसा पशुओं को कितना खिलाना चाहिए, ये सवाल है। गेहूं का भूसा पशुओं को कितना खिलाना चाहिए, ये सवाल है जिसका जवाब आपको देना है और किसान कप का हकदार आपको बनना है। तो जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए, गेहूं का भूसा पशुओं को कितना खिलाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो हाथ उन्हीं लोगों के उठ रहे हैं जो पहले ही किसान कप से नवाजे जा चुके हैं। और लोगों को भी मौका देते हैं, और लोगों से भी जानते हैं, जो पीछे हैं उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि उनके पास क्या उत्तर है। और ये समझने के लिए हम पीछे चलते हैं, क्योंकि पीछे हमारे किसान लगातार जवाब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इनसे जानते हैं। पशु को एक बार में 3 से 4 किलो भूसा दिया जा सकता है। एक बार में 304 किलो? 3 से 4 किलो। 3 से 4 किलो, ठीक है। बैठिए। तो देखिए पुष्पेंद्र बता रहे हैं, आप जरा आइए इधर, आप बता रहे हैं तो इसलिए नाम बताइए पहले। सर कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान जी बताइए। जी सर, ये पशु के आहार के ऊपर निर्भर करता है। कोई पशु का आहार अधिक है तो उसे 10 किलो भी दे सकते हैं, और जितना वो संतुष्ट हो उसके आधार पर उसे दलिया और उसके साथ खिला सकते हैं। तो कैसे, मतलब क्या जवाब क्या देना चाह रहे हैं ताकि आवाज वहां तक पहुंचे और कब यहाँ तक आ जाए? मिनिमम 10 किलो तो भूसा रोजाना चाहिए। 10 किलो मिनिमम भूसा, अधिकतम 15 किलो एक पशु के लिए। अधिकतम 15 किलो 15 किलो भूसा चाहिए, ये आप कह रहे हैं कप्तान सोलंकी। और भी किसान बताना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं? मैं जयपाल सिंह। एक बार में पशु को 2.5 से 3 किलो भूसा चाहिए एक बार में। 2.5 से 3 किलो हाँ, दाना भी साथ में, दाना भी मिलाकर चाहिए उसमें। जी। बैठिए जयपाल। और भी कोई किसान बताना चाहता है? और हाथ देखिए यहाँ से भी उठ रहा है, जो लगातार उठ रहा है, इसलिए इनसे जान लेते हैं। ये सब पशु के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा पशु है, हल्का पशु है, कितना चाहिए? हाँ, कम से कम दोनों टाइम में छोटे पशु के लिए 8 किलो चाहिए और बड़े पशु के लिए 12 किलो चाहिए। ठीक है, बैठिए। 8 किलो या 12 किलो। देखिए एक और बुजुर्ग किसान जो कोशिश कर रहे हैं कि सही जवाब वो देंगे। नाम बताइए पहले अपना। महाराज सिंह सोलंकी। जी सोलंकी साहब बताइए। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कई तरह के पशु रहते हैं। अब बकरिया को थोड़े से बसाते काम चल जाएगा, लवेरू को थोड़े से तो चल जाएगा, और भैंसे आ गई धींगा जाने की तो बाका ज़्यादा भूसा चाहिए। जाग की लिमिट ना है सर, तो जब झिके जाए और वारा आ जाए वारा करवे पर, जब जान लो झिक गयो। जागी लिमिट काऊ की ना है, कौन सा किसान कौन से जानवर है कितने दे देगा, कोई लिमिट नहीं। हाँ, ये जवाब है। हाँ जी। तो चलते हैं विशेषज्ञों के पास और इस सवाल का सही जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ आपको, और साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि कौन है किसान कप का हकदार। देखिए किसान भाइयों, इस प्रश्न का जो अगर सही आंसर दिया है वो महाराज सिंह सोलंकी जी ने दिया है, लेकिन फिर और इस जो किसान कप के जो विजेता हैं वो भी महाराज सिंह सोलंकी जी हैं, क्योंकि ये बात सही है कि किसान गाय भी पाल रहा है, किसान बकरी भी पाल रहा है, किसान ऊँट भी पाल रहा है, किसान हाथी भी पाल रहा है, लेकिन निर्धारित मात्राएं भी हैं। किसान कप के हकदार इसमें जो है महाराज सिंह जी हैं, तो इसकी जो निर्धारित मात्राएं हैं उन पे थोड़ा आपके सामने जो है प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, जो ड्राई मैटर जो दिया जाता है पशु को, वो उसके बॉडी वेट के आधार पे दिया जाता है। पशु जो है 50 किलोग्राम का भी है, पशु जो है 100 किलोग्राम का भी है, और पशु 400 किलोग्राम का भी है। अगर भैंस की बात करें तो भैंस को 2.5 से 3% शुष्क पदार्थ देते हैं। अब इसमें क्या है कि शुष्क पदार्थ जो भी होंगे उसमें शुष्क पदार्थ का 1/3%
1/3 जो है दाना दलिया से और बाकी 2/3 भूसा और चारा से देना चाहिए। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और लगभग में गेहूं के साथ अन्य फसलों के भी जो अवशेष हैं वो पूर्णतः फसलों के अवशेष जो है पशुओं के उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, विशेषज्ञों ने तय किया कि महाराज सिंह सोलंकी जो बुजुर्ग किसान हैं, ये किसान कप के हकदार हैं। ये जोरदार तालियां के लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए इन्हें नवाजा जाता है किसान कप से। जोरदार तालियां इन बुजुर्ग किसान के लिए बजाते रहिए। बैठिए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे बुजुर्ग किसान हैं जो यहाँ किसान कप के हकदार बन गए हैं। तमाम किसान हमारे जिन्होंने सही जवाब दिया वो इस मंच पर किसान कप के हकदार बन गए हैं। और अब हम मौका देते हैं उन किसानों को सवाल पूछने का जो विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं अगर उनके मन में कोई सवाल है, क्योंकि अब वो सेशन खत्म हो चुका है जो जवाब आपको देना था, लेकिन अब आप सवाल कर सकते हैं और विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे। तो जल्दी से हाथ उठाइए अगर किसी के मन में है कोई सवाल, तो विशेषज्ञों तक हम पहुंचाएंगे जिसका जवाब विशेषज्ञ आपको देंगे। तो जल्दी से हाथ उठाइए और पूछिए सवाल। तो देखिए, हाथ यहां से उठा है, मुझे लग रहा है जो शुरू से ही उठ रहा है, इसलिए उनसे पूछते हैं क्या है उनके मन में। जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम महावीर सिंह है जी। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट जो वैरायटी हमारे सामने आती हैं, क्या वह कृषि विज्ञान पर या हमारे बीच में आप उसको वैरायटी को बना के तैयार करवा सकते हैं सर? बैठिए आप, तो विशेषज्ञ देंगे जवाब। हर साल बहुत सारी वैरायटी जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा हमारे सामने रखी जाती हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का हमेशा प्रयास रहता है कि उस प्रजाति को ला करके हमारा मेन जो कार्य रहता है वो रहता है कि हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन दें और उसके फीडबैक को आईसीआर को दें कि ये जनपद आगरा में ये प्रजाति काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसी आधार पर जैसे थार प्रजाति आलू की जनपद आगरा में आई है और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो प्रजाति की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। उन्होंने एक बैग दे दिया यानी कि 40-50 किलो प्रजाति दे दी, तो जो किसान, बहुत सारे किसान बंधु ऐसे भी हैं जो आईसीआर या हमारा सीपीआरआई सेंटर है वहाँ तक जाना भी पसंद नहीं करते कि 40-50 किलो आलू हमें मिल रहा है तो हम उसका कैसे उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि किराए भाड़े में इतना पैसा खर्च हो जाता है। जबकि मैं आपको बताऊंगा कि आलू की एक प्रजाति पिछले साल केवल 42 किलो थी और उसकी अभी नंबर्स नहीं है और वो 7 लाख रुपए तक की उसकी बोली लगी थी 1 क्विंटल की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि कृषि विज्ञान केंद्र नई प्रजाति देता नहीं हो। हम लोगों के यहाँ जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत गेहूं की काफ़ी मात्रा में बीज तैयार करके नई प्रजाति, जैसे अभी आपने देखा होगा सरसों की DRMR 150-35 प्रजाति हम लोगों ने तैयार करके पूरे जनपद में दी। गिरिराज प्रजाति जो मस्टर्ड की थी वो दी। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रजातियां तैयार करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रधान जी तो बहुत जुड़े हुए हैं और बाकी यहाँ किसान बंधु जितने भी बैठे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो हमेशा ही अगर आपको ऐसा लगता है, अभी एक प्रजाति आपने देखी होगी सरसों की जो आनंद जो हमारा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय उसने दी थी, पिछले साल बाघ सिंह सिकरवार जी ने मेरे को दिया तो मैंने पत्र लिख करके उनसे 1 किलो जो है सरसों वहाँ से मंगाई, उन्होंने बुआ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस यहाँ जनपद में अच्छी नहीं रही। तो ऐसा नहीं है, केंद्र हमेशा किसानों के बीच में कार्य कर रहा है। तो आप जब भी कहेंगे हमेशा तत्पर है। मेरी पूरी टीम जो कृषि विज्ञान केंद्र की वो भी हमेशा तत्पर रहती है। जाहिर है आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन और भी हैं किसान जो उठा रहे हैं हाथ और पूछना चाहते हैं सवाल। तो आइए पहले आप दोनों के सवाल ले लेते हैं और उसके बाद दोनों के जवाब एक साथ हमारे विशेषज्ञ आपको देंगे। मेरा नाम रतन सिंह, ग्राम लड़ामदा से हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अब सरसों है हमारे खेतों में, ये जल्दी निर्चू हो जाती है। तो जैसे आपने पिछली साल मूंग का बीज मंगाया था तो वो लेट आया था कुछ, अब कहने को उसे जल्दी मंगाने की कृपा करें सर। ठीक है, बैठिए। देखिए दूसरा भी एक और है किसान जो पूछना चाहते हैं सवाल, जल्दी से जी भाई साहब, ऐसा है, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे पूछने का कि जैसे कि पहले जो है आज से या 20 साल पहले यहाँ आलू की जो खेती होती थी जो है, और पहले 37-97 वैरायटी थी आलू की जो है, उसी को ज़्यादातर लोग किया करते थे जो है। उसके जो है 100 से 125 पैकेट 1 कुंटल बेच के निकलते थे जो है। तो जो है आज वो जो प्रोडक्शन कम हो गया जो है, तो ज़मीन की कैपेसिटी पैदा करने की कम हुई है कि क्या हुआ है जो है।
और जैसे कि गर्मियों में दलहन की फसल करते हैं जो, जैसे कि जो उड़द की कोई नई वैरायटी आ रही हो जो, उसकी जो जानकारी जो है चाहिए दी जाएगी आपको। बैठिए, तो दोनों का सवाल हम पहुंचाते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो देंगे जवाब। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास। देखिए, जो रतन सिंह जी ने प्रश्न पूछा है कि जो थोड़ा लेट आती है, उसका एक सिस्टम होता है। प्रजाति लेने के लिए अगर किसान बंधु स्वयं तैयार रहता है तो वो जा कर के ला सकता है। हमारी जो प्रोसेसिंग रहती है उसके अंतर्गत प्रयास करते हैं। पिछले साल जरूर थोड़ा सा लेट हुआ जिसकी वजह से प्रजाति नहीं मिली, और बहुत सारे हमारे किसान बंधु ऐसे भी हैं जो हमारा ICR का इंस्टीट्यूट है कानपुर में, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी जा कर के ट्रेनिंग लेके अपनी प्रजाति लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से उड़द सबसे पहले हमें केवल 2 हेक्टेयर के लिए यहाँ ट्रायल मिला था और आज लगभग 17 से 18 हज़ार हेक्टेयर में मूंग की प्रजाति हो रही है। दूसरा जो प्रश्न है कि आलू का उत्पादन गिरा है, तो देखिए किसान बंधु, इसमें हम ही लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। हम लोग DAP और यूरिया की तरफ ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो गोबर की खाद जो हमारी वापस जानी चाहिए खेत में, उसको हमने लगभग बिल्कुल छोड़ दिया है और खेत की जो उर्वर क्षमता है धीरे धीरे कम हो गई है। DAP पे निर्भर हो गए हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके, तो ऐसा नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और वो हमारे जो 17 तत्व हैं वो सारे तभी हमें उपलब्ध होते हैं जब हम गोबर की खाद का, वो भी गोबर की खाद हमारी गड्ढे में बढ़िया ढंग से बनी होनी चाहिए और गड्ढा भी एनारोबिक रेस्पायरेशन के द्वारा बना होना चाहिए, यानी कि आप गड्ढे में खाद को भर दें, गोबर को भर दें और उसको मिट्टी से अच्छे ढंग से ढक दें। तब आप देखिएगा जो खाद बनेगी उसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं और उसी से ही आपकी पैदावार पूरी बनेगी और बढ़ेगी। अन्यथा अगर केमिकल फर्टिलाइजर का लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जब जारी की गई तो यही सोच के जारी की गई कि किसान अपनी जो भी खाद है उसका प्रयोग करने से पहले मिट्टी की जांच कराएं, और मिट्टी की जांच अगर आप कराते हैं तो आपने देखा होगा कि 7.8 से लेकर 7 से ऊपर ही हमारा जो pH है वो आ रहा है। तो तमाम किसानों से हमने सवाल किए जिसका जवाब आप लोगों ने दिया और इस मंच पर हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे विशेषज्ञों का। और इतने सारे किसान हमारे साथ इस मंच पर जुड़े तो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जोरदार तालियां बजाइए। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर, तब कैसे होती है पाम की खेती, कितना होता है लाभ, पाम उत्पादन के लिए क्या कर रही है सरकार, ऐसे ही जागरूकता भरे सवाल किसानों से लेंगे उनके जवाब। कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। पाम ऑयल का जो है 2021 अगस्त में हुआ है। भारत में पाम ऑयल की खेती का क्षेत्रफल क्या है? 4 लाख हेक्टेयर। पहला जो राज्य है जिसमें एरिया ज्यादा है वो है आंध्र प्रदेश, 6 लाख एकड़ का। तेलंगाना सरकार में कितना रहा पाम ऑयल का उत्पादन? 30,000 टन। हमारा प्रोडक्शन आप देखें तो 50,000 मेट्रिक टन। तेल ताड़ लगाने से किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान प्रश्न मंच खास कार्यक्रम अल्लीपल्ली तेलंगाना से 23 फरवरी रविवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 24 फरवरी दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।